चलो बच्चों, अपनी इन चुड़ैलों की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और उस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जो स्टोरी हमने एक जगह छोड़ी थी, अभी वो समय आ गया है उस स्टोरी को आगे बढ़ा देने का। याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि इस जगह पर मैंने एक कहानी छोड़ी हुई है, CH2। इसलिए मैं कहता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करिए, मुझे पता है कि मेरी कहानी किधर चल रही है। याद करो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि यदि इसके अंदर हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 बनते हैं। यहाँ वाली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वीकली बॉन्डेड होती है, ये तो ट्रेवल कर जाती है, लेकिन क्या कारण है कि ये वाले और ये वाले हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, चूंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी जो बनने चाहिए उनकी संख्या 3 ही होनी चाहिए, जबकि ऑर्बिटल तो यही पैरेलल है। तो क्या कारण है कि ये वाले और ये वाले भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करते हैं? यहां पर हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन को रोका हुआ है, ठीक है। तो अब कहानी एग्जैक्ट समय है इस चीज को आगे बढ़ाने का। देखिए, आप ये समझिए कि ये आपका एक कार का हैंडल है, और इस कार के हैंडल में इस तरह से ये हैंडल है, जिसके अंदर ये आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन अभी शो कर रहा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो बना हुआ है, ये जो बॉन्ड, आपको पता है कि इसके अंदर रोटेशन कैसा है? ये आपका फ्री रोटेशन है, ठीक। मतलब होगा क्या, कार का ये जो हैंडल है, एक बार जब ये सामने हुआ तो इसका रेजोनेंस करवा देगा या हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर चूंकि आपका कार के अंदर फ्री रोटेशन है, ये चीज पूरा रोटेट कर सकती है, अगली बार ये खटाक से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर गया तो ये वाला खटाक से ऊपर आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फ्री रोटेशन है, ठीक है। आई बात समझ में? इस कारण से इसके अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो होते हैं वो 3। कई बच्चों ने इसको सोच लिया था, ठीक। अब मान लो हम कहानी को और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अब ऐसे 2 स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने कह दिया CH3, इधर मैंने कह दिया H, इधर CH3, इधर H, ये दूसरा वाला C डबल बॉन्ड C। अब की हमने CH3, इधर CH3, इस साइड में H और इस साइड में H। पहले दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, मतलब आइसोमर तो हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर क्या कनेक्टिविटी सेम है? यहां जरा देखिए, इस वाले पर आपका एक CH3 एक H, ठीक है, इधर वाले पर एक CH3 एक H, मतलब दोनों में कनेक्टिविटी सेम है। कनेक्टिविटी सेम है, इसका मतलब क्या है? ये स्टीरियो हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, क्या अब स्टीरियो हो सकते हैं? अब स्टीरियो के 2 पार्ट थे। क्या यहां पर आप इन दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो? हम देखिए, इन दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते थे अगर बीच में सिंगल बॉन्ड होता। तो जैसे ऊपर वाला आपका हैंडल रोटेट कर गया था, वैसे ही हम इसको रोटेट करके इन दोनों को बराबर कर देते, ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाते। लेकिन चूंकि यहां पर अभी मौजूद है डबल बॉन्ड, यानी ये आपका इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, इसका मतलब या तो इसके अंदर GI हो सकता है, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये हो गई कॉन्फिग्रेशनल। अगर फ्री रोटेशन हो जाता तो क्या हो जाता? कन्फर्मेशनल। ये शब्द दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से। यहां पर है आपका कॉन्फिग्रेशनल, और उसके अंदर भी यहां पर है कौन सा? GI और OI में कैसे डिफरेंस करेंगे वो अपन अभी OI में देखेंगे, जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तब। अच्छा, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे की बजाय
ऐसा हो जाता, CH3 CH3, इधर H इधर H। तो ये आपकी जो फॉर्म हमने बनाई है, ये सिस होती, ट्रांस होती, या सिस ट्रांस इसको हम नहीं बता सकते थे, ये EZ होती। क्या होता है यहाँ पर? तो ना ये सिस होती ना ट्रांस होती, ये वास्तव में GI ही नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आपने कनेक्टिविटी बदल दी है। ये होती आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ये कौन सा होता? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। मतलब यदि हम A और B के बारे में बात करें तो ये तो होते कौन से? स्टीरियो। लेकिन B और C या A और C ये होते आपके एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे मुझे बताओ A और C एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहोगे? इनको चेन आइसोमर कहोगे या इनको पोजीशन आइसोमर कहोगे? ठीक है, इसको सोचिए और मुझे बताइए। अब मैं आगे चलता हूं। ये दोनों फॉर्म जो आई, ये आपका एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऑपरेशंस जो है ना, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस सिस वाले को पेपर के प्लेन में रोटेट कर दिया जाए, इस पर, ये जो ऐसा, इसको आप प्लेन में मान लीजिए, एक सेकेंड, इस पूरे मॉलिक्यूल में यदि इस पूरी चीज को आप एक प्लेन में मान लीजिए, तो यदि आप सिस फॉर्म को इसी प्लेन में रोटेट कर दें, इसी पेपर के प्लेन में रोटेट कर दें, ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसको आपने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो क्या होगा? ये दोनों CH3 कहाँ आ जाएंगे? नीचे की तरफ। 360 तो वापस ये बन जाएगा। मतलब यदि आपने इसको इस पेपर के प्लेन पर रोटेट कर दिया, तो ये सिस फॉर्म ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगी, ये सिस ही रहेगी। आप कुछ भी करके इनको एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। आप इस सिस फॉर्म को यदि पराठे की तरह पलट दो, इसको ऐसे उठाकर पलट दो। पराठे की तरह पलटना क्या मतलब, समझ में आ रहा है ना? अगर आप इसको उठाकर ऐसे पराठे की तरह पलट दो, कैसे भी, इधर से उठाकर इधर ले जाओ, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ खेलना सीख जाओ, कैसे भी इसको पलट लो, ये फॉर्म सिस की सिस रहेगी। इसी तरह से ऐसा कोई भी ऑपरेशन, चाहे बोर्ड के प्लेन पर पलटने वाला हो, चाहे पराठे की तरह पलटने वाला हो, ये ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म को चेंज करके सिस में नहीं ले जाएगा। फॉर्म आपकी ट्रांस की ट्रांस ही बनी रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात? देखो बच्चों, चीजों को ऐसे देखना ही सीखना है आपको, ठीक है ना? ये एक दूसरे में कन्वर्ट करना या ये करना, ये चीजें ऐसे ही सीखनी है। ठीक, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है लेंथ वाला, कि ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सेम ग्रुप की जो लेंथ हैं, इनमें आपस में डिस्टेंस जो है अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को कि आप दो में रिलेशन देखना है तो आप चेक कर लो ना कि क्या ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर वो इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते और उनके अंदर कनेक्टिविटी भी सेम है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें GI की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, ये लेंथ वाली क्या बात है सर? लेंथ वाली बात भैया ने आपको बताई होगी कि सेम टाइप के ग्रुप में इसमें जो लेंथ है और सेम टाइप के ग्रुप में इसमें जो लेंथ है वो आपकी अलग अलग होती है। स्पेस में इनके अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसका यूज़ देखते हैं, जो हमने पराठे की तरह पलटना और ये बात कही है। अच्छा, पहले GI होने के लिए पता है आपको कि दोनों के बीच में रोटेशन कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर रोटेशन फ्री हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कहानियां आपने आगे इसमें पढ़ी हैं, पढ़ी होंगी, क्योंकि भैया ने पूरी क्लास ली थी आपकी। जो डाउट हो आप मुझे बताते चलिएगा। अच्छा, अब यदि हम इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आगे चलें तो आपको पता है कि यदि C डबल बॉन्ड C का केस है तो भी वहाँ
यही सारी कंडीशन आएंगी। सी डबल बॉन्ड एन वाले केस में भी होता है और एन डबल बॉन्ड एन वाले केसेस में भी जीआई शो होती हैं। ठीक है, अब मैं इसमें, ये बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं तो मैं इसमें और ज़्यादा बोलकर आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में होने वाले जीआई के बारे में। ठीक है, जिनके अंदर आपने पढ़ा होगा फॉर्म कौन सी आती है निकलकर। एक आती है फॉर्म आपकी सिन और दूसरी आती है कौन सी फॉर्म, एंटी वाली फॉर्म। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है सिन और एंटी, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। जैसे पहले ये फॉर्म्स बनती कैसे हैं, ये नोट करके मैं यहां पर इसकी रिएक्शन बताता हूं कि ये होता क्या है, जिनसे ये बनती हैं, इस पर जरा सी चर्चा करते हैं। जरा देखो, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर आप रिएक्शन करा दो NH2G की। यहां G ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, अपन इसकी डिटेलिंग करेंगे आगे चलकर। ये रिएक्शन होती है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, H प्लस कैटेलिस्ट की तरह लिया जाता है। और रिएक्शन में होता क्या है, वाटर एलिमिनेट होता है। अभी इस चीज पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कहानियों में आगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो वाटर एलिमिनेट आप ऐसे कराइए कि यहां से H2 उड़ाइए, यहां से O उड़ाइए। ठीक है, H2O उड़ा दो और इसका प्रोडक्ट बना दो ये वाला डबल बॉन्ड N और इधर G। ठीक है, ये G ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अगर ये G ग्रुप OH हुआ, अगर ये G ग्रुप OH हुआ तो हमारे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सिम। ठीक, क्या फॉर्म होते हैं, ऑक्सिम फॉर्म होते हैं यदि ये कंपाउंड G जो हुआ ये आपका OH हुआ। ठीक है, अब फिर आपने यहां पढ़ा हुआ है कि H और OH जो है सेम अपोजिट, ये आप एक बार जरूर लेक्चर देखिए, मैं आपको इसके लिए एक दिन मैंने पहले दे दिया था आपको। ठीक है, अच्छा, अब इस पर ये जो लॉजिक है, इस पर बेस क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक स्मॉलेस्ट कीटोन और उसका नेक्स्ट होमोलॉगस, सुनिएगा इसको लिखते चलिएगा, स्मॉलेस्ट कीटोन और नेक्स्ट होमोलॉगस यदि NH2G के साथ या NH2OH के साथ, ज्यादा अच्छा ये बोलूंगा मैं, NH2OH के साथ रिएक्शन करे तो कितने डिफरेंट आपके ऑक्सिम फॉर्म होंगे। क्या बोला मैंने, सबसे स्मॉल कीटोन और उसका नेक्स्ट होमोलॉगस की रिएक्शन यदि हम करवा दें किसके साथ, NH2OH के साथ, तो इसके बाद कितने डिफरेंट ऑक्साइम बन रहे होंगे। तो अगर आपका जवाब है कि इसके अंदर जो डिफरेंट ऑक्साइम बन रहे होंगे उनकी संख्या क्या लगता है 3 होगी, तो आप बिल्कुल सही हो। मतलब सर सुनो, जैसे स्मॉलेस्ट कीटोन हुआ, ठीक है, स्मॉलेस्ट कीटोन हुआ तो स्मॉलेस्ट कीटोन तो एसीटोन होता है, CH3C, इधर CH3 डबल बॉन्ड O और आपने NH2OH की रिएक्शन कराई। ठीक है, पानी एलिमिनेट करवाया, ये ऑक्साइम बना दिया CH3, यहां डबल बॉन्ड NH, सॉरी H नहीं, एक सेकंड बच्चों, हाँ, यहां पर आपका क्या आ गया, OH आ गया।
एक साइड लोन पेयर आ गया। क्या इसकी दो फॉर्म्स बन सकती हैं? क्या इसके अंदर दो स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं? नहीं, इसके अंदर कोई दूसरी फॉर्म नहीं बन सकती, यही बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहां आपका जो CH3 है और यहां जो आपका CH3 है वो कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो कोई भी GI संभव नहीं होगी। मतलब क्या है सर? मतलब आप यदि इसकी दूसरी फॉर्म बनाने की कोशिश करो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि अब CH3 को तो आप कुछ करोगे नहीं, दोनों क्योंकि CH3 सेम है, आप क्या करोगे? आप कर सकते हो सिर्फ क्या चीज़, इधर N, इधर कर दोगे आप OH और इधर कर दोगे क्या? लोन पेयर और इधर कर दोगे क्या? CH3, इधर कर दोगे CH3। क्या ये दो कंपाउंड आइडेंटिकल हैं या नहीं है? तो इसको सोचने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इन चीजों में ये दो ऑपरेशन लगाने की कोशिश करिए जो मैंने आपसे कहा। या तो आप पराठे की तरह पलट दीजिए, जैसे भी आप पलटना चाहें, पराठे को पलटने का कोई खास एंगल नहीं होता, आप कैसे भी पलट सकते हैं। तो आप पराठे की तरह पलट दीजिए या आप प्लेन पर ही रोटेट कर दीजिए। सेम चीज यदि आ गई तो दोनों कंपाउंड सेम है। अगर आप इसको पराठे की तरह ऐसे उठाकर पलट दें तो ये और ये दो कंपाउंड जो हैं ये आपके अलग अलग नहीं हैं, ये दो कंपाउंड आपके सेम हैं। ठीक है, अब मैंने अगला क्या कहा? अगला मैंने कहा इसका नेक्स्ट होमोलॉगस। नेक्स्ट होमोलॉगस का मतलब क्या है? CH3C और इधर आ गया ET। ET बोले तो CH2CH3, यहां डबल बॉन्ड, इधर हमने कहा फिर से NH2OH। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें CH3, इधर C, इधर आ जाएगा ET, N, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, एक फॉर्म ये बन जाएगी। एक फॉर्म और बनेगी, यहां ET, नीचे आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा N, ये आ जाएगा लोन पेयर, इधर OH। अब आप क्या इन दोनों फॉर्म को कुछ भी करके आप लगाइए, आप पराठे की तरह पलटिए, आप प्लेन पर घुमाइए, आप कुछ तो भी करिए, क्या ये आपके सेम आएंगे? नहीं। तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल हुए? कितने डिफरेंट टाइप के ऑक्सिम बन रहे हैं? एक ऑक्सिम बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, यानी टोटल जो ऑक्साइम बन रहे हैं वो आपके 3 डिफरेंट ऑक्साइम यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताओ कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका सबसे स्मॉल एल्डिहाइड, उसका नेक्स्ट होमोलॉगस, स्मॉल कीटोन और उसका नेक्स्ट होमोलॉगस, ये सब इस कंटेनर में पड़े हुए हैं। ठीक है, ABCD ये सब इस कंटेनर में पड़े हुए हैं और मैंने इसमें रिएक्शन कराई है एक्सेस ऑफ NH2OH की। आपको मुझे बताना है कि इस रिएक्शन के दौरान टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिम कितने फॉर्म हो रहे होंगे। इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सिम बन रहे होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलो एक और दे देते हैं, एक सेकेंड।
अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमारे पास है एसिटोफिनोन, हमारे पास है बेंजोफिनोन, ठीक है, हमारे पास है एसीटोन, हमारे पास है ये कंपाउंड ब्यूटेनोन, हमारे पास है एक ये कंपाउंड, ठीक है, और हमारे पास है एक और ले लो पेंटेनोन 2 या 2 पेंटेनोन, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड हैं और ये सब के सब हमारे कंटेनर में प्रेजेंट हैं। आपको बताना है कि यदि हम इसकी रिएक्शन NH2OH की एक्सेस के साथ करवा रहे हों तो कितने डिफरेंट ऑक्सिम बनेंगे? जल्दी से चालू हो जाइए और बताइए।